बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिलती रही। आज का दिन एक नवे मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह ने खैर व आफ़ियत से ये दिन गुजार दी और दुआ है कि अल्लाह ताला कल का दिन भी खैर व आफ़ियत से गुजार लें। आज एक प्रोग्राम था काशिफ़ अब्बासी साहब का, तो उसमें अली नवाज़ साहब और खोसा साहब पीपल पार्टी के जो थे वो बैठे थे काशिफ़ अब्बासी के प्रोग्राम में। तो उसमें कुछ नवाज़ शरीफ की नाअहली की बात हो गई। तो अली नवाज़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फरमाया कि देखो, नवाज़ शरीफ का केस और इमरान ख़ान का केस आप बराबर ना समझें, क्योंकि नवाज़ शरीफ के सारे जितने भी बच्चे हैं, हुसैन नवाज़ है, हसन है और बाकी मरियम है, नवाज़ शरीफ ख़ुद यानी बार बार हर जगह झूठ बोलते थे और मनी ट्रेल और जो कुछ भी नहीं दे सकते थे। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने ये भी कहा था कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। तो ये एक तरतीब बना हुआ था इसमें हुकूमत के दौरान में। लेकिन क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ ने आखिर में ये कहा कि मेरे बेटों के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ इस खाते में नहीं है और न मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ और न मैं जवाबदेह हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक लीडर होकर उसके बेटे आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि अरबों डॉलर उन्होंने कमाए और बाहर कंपनियां बनवाई और कंपनियों के साथ साथ फ्लैट्स ले लिए और फिर आप जवाबदेह भी नहीं हैं। तो ये उसका तो एक अलग टॉपिक था। तो जब वो अपने बेटों का अली नवाज़ साहब ने कहा कि जवाबदेह नहीं है, तो इमरान ख़ान उन लोगों के कैसे जवाबदेह हो सकते हैं जो इमरान ख़ान को पता भी नहीं है और वो लोग 100, 50, 30 या 1000 डॉलर भेजते हैं, तो उनका इमरान ख़ान कैसे जवाबदेह होगा। तो एक तो ये बहुत अजीब बात है कि इमरान ख़ान को और नवाज़ शरीफ के केस को आप मवाजना या बराबर समझे। अब उसका तो केस जो था वो तो पनामा लीक्स एक इंटरनेशनली एक लीक हुई ख़बर और बहुत ज़्यादा सरबराहान और ये आए थे उसके ज़द में, तो उसमें नवाज़ शरीफ भी आए थे। लेकिन ये भी अली नवाज़ साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ पर हाथ हल्का रखा गया है इस केस में भी। हालांकि इतना हल्का हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटा झूठ बोल रहा है, दूसरा बेटा झूठ बोल रहा है, बेटी झूठ बोल रही, वो ख़ुद झूठ बोल रहे हैं, असम्बली में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, अदालतों में झूठ बोल रहे हैं, 3, 4, 5 महीने अदालतों का टाइम ज़ाया किया और सबूत हैं फ़लाँ हैं और आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ एक कतरी ख़त और वो भी 2 नंबर और झूठा ले आए। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। इमरान ख़ान ने तो जो जिससे फ़ंड्स ली गई हैं 40,000 बंदा इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन में फिर कि इन लोगों ने हमें फ़ंड्स दिए हैं इसके लिए पार्टी के लिए। दूसरी बात, एक फ़ंड है पार्टी के लिए आता है, दूसरा केस है बेटों के अकाउंट्स में मुल्क से पैसे बाहर जाते हैं। कितना बड़ा तज़ाद है। लेकिन ये लोग पता नहीं किस अंदाज से एक बेशर्मी की हद है कि वो अजीब मंतक देते हैं और अजीब किस्म के अपना दिफा करते हैं और अपना भी करते हैं और नवाज़ शरीफ का भी करते हैं। तो बर क्या कौम के सामने सब कुछ आया है और आवाम में शऊर आ चुका है, उन सबको हर चीज़ का पता है। बाकी PTI ने इस्लामाबाद का जलसा लाहौर में कराने का फ़ैसला किया गया है, जो 14 अगस्त की शब को यानी 13 तारीख़ को जलसा जो होना था इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में, उसकी जो है ना जगह को तब्दील करके हॉकी स्टेडियम लाहौर में करने का फ़ैसला किया है। वजह क्या है? वजह जो सबसे बड़ी एक तो वजह यह है कि जब मीटिंग हो गई तो अक्सरियत ने इस्लामाबाद की जगह लाहौर को तरजीह दी।
ایک تو یہ بڑی وجہ بنی۔ دوسری بات جو وجہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں ان لوگوں کی اپنی حکومت ہے، کوئی روک ٹوک، خوف، ڈر کسی قسم کی کچھ بھی نہیں، اور سارے عوام بغیر کسی خوف و خطر کے آ سکتے ہیں، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا سمندر پہنچے گا، آپ لوگ دیکھیں گے۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری بات جو تھی کہ عوام جو اگر اسلام آباد آتے تھے تو شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ پنجاب سے لوگ وہاں جائیں گے، اور شاید کچھ اور بھی حالات کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو مرکزی حکومت ہے ان لوگوں کا کام ہے ہر وقت کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑے، تو شاید اس کی بھی کوئی اس کو کلو یا وہ مل چکی ہو، تو اس وجہ سے شاید جلسہ وہاں لے کے گیا ہو کہ ہمارا جو ایک ترتیب ہے ایک جلسے کا وہ ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات جو تھی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے کچھ آگے کا لائے عمل دینا ہے، اور یہاں اگر حالات خراب ہو گئے اور ماحول بدل گیا تو وہ لائے عمل شاید وہ عوام کو جو ڈائریکٹ اور روبرو دینا چاہتے تھے شاید وہ نہ دے سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے۔ چوتھی جو تھی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ماحول ہے جو جلسے کے لیے اب بن رہا ہے، اور جو عوام ہے وہ ایک ماحول بنا چکے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اور 14 اگست کی جو آزادی ہے اس کو ہم نے منانا ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو اگر یہاں کچھ اس طرح گڑبڑ یا ماحول خراب ہو جاتا تو شاید یہ جو ایک ذہنوں میں ایک تصویر ایک خاکہ بن چکا تھا شاید وہ خراب ہو جاتا، جس کی وجہ سے عمران خان نے بھی میٹنگ میں اکثریت کے ساتھ جاتے ہوئے، اور جمہوریت کہتی اسے ہیں کہ اکثریت کے ساتھ بندہ جائے، اپنی منمانی نہ کرے، تو عمران خان نے اکثریت کی بات مانتے ہوئے لاہور میں جلسہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ باقی تیسری جو بڑی بات ہے، ایم کیو ایم نے ایک دفعہ پھر سارے اتحادیوں سے یعنی پی ڈی ایم سے ایک دفعہ پھر زبردست ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور مزید کہا کہ ہمارے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا سندھ حکومت اور ہمارے درمیان، اس میں سے آج تک ایک نقطے پر بھی سندھ حکومت نے اور زرداری صاحب نے عمل نہیں کیا۔ حالانکہ ہم زرداری صاحب پر پہلے دن سے اعتماد نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں، لیکن فضل الرحمان اور شہباز شریف کی وجہ سے ان کی گارنٹی پر ہم نے اس پر اعتماد کیا، لیکن ابھی تک نہ وہ اب درمیان میں آتے ہیں، اور نہ جو ہے نہ سندھ حکومت ہماری بات ہمارے ان نکات پر عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑا تھا، اور ہم ایک اور میٹنگ کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آزاد ہیں، ہم اتحادیوں کو بھی چھوڑ دیں، پی ڈی ایم سے نکل جائیں۔ تو یہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر پی ڈی ایم تو صرف مرکزی حکومت تو 2 نشستوں پر 2 ووٹوں پر کڑی ہے، تو اگر یہ پی ڈی ایم یہ چلی گئی ایم کیو ایم والے، تو پھر تو عمران خان کو کسی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت خود بخود چلتی ہوئی بنے گی اور گھروں کو جائیں گے یہ لوگ۔ تو یہ ایک درد سر بن گیا ہے مرکزی حکومت کے لیے، جو کہ ابھی یہ ہلکا لے رہے ہیں، لیکن جس دن ایک دفعہ اگر میڈیا پر آ کر، خیر سیاست ہے ان میں، یہ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں دوسری دن دوسری بات کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ایک دفعہ جانے کا اعلان کیا تو پھر تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہ بھی آئیں تو اس حکومت سے تو جائیں گے ہی جائیں گے، تو اگر پی ٹی آئی کے پاس نہ بھی آئے اس حکومت سے چلے گئے تو حکومت تو اس کی چلی جائے گی۔ آج ایک عجیب جو ہے نا ایئر وائی جو نیوز ہے، جس طرح بہت سارے نیوز چینل ہیں اس میں ایک ایئر وائی بھی ہے، تقریباً پاکستان کے آج کل 75 سے 80% یا 70 سے 80% کے درمیان لوگ ایئر وائی کو دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑی وجہ ہے، لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ ایئر وائی پر سچ دکھایا جا رہا ہے، حکومت کی ماتحت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہی عوام کو دکھاتے ہیں، اور یہ جو حقیقت ہے یہ مرکزی حکومت کو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا پیمرا نے
केबल ऑपरेटर्स को हुक्मनामा जारी किया और सारे एयरवाई जितने भी केबल पर जहाँ भी हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एयरवाई चैनल को बंद कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला है कि पैमरा किसी भी मतलब है चैनल को न बंद कर सकते हैं और न किसी भी उसके जो नंबर वार जो केबल पर आते हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं। लिहाजा इसकी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी इन्होंने जो है ना बेहुरमती और जो है ना तौहीन की है। ये एक बात है। दूसरी बात जो है वजह क्या है कि बंद कर दिया गया, मीडिया सेल जो मरियम नवाज़ बहुत अरसा पहले चलाया करती थी, एक दफ़ा फिर एयरवाई ने इसको जो है ना आवाम के सामने बता दिया कि एक दफ़ा फिर वो मीडिया सेल एक्टिव हो चुका है और उस मीडिया सेल का काम है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई को शुरू करें और दरमियान में धराड़े डाले एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई। और फेक अकाउंट पीटीआई के नाम से बनाए गए हैं और उसमें फिर ऐसे मवाद को डालते हैं कि ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बातें जाती हैं। तो ये एयरवाई ने कुछ अर्सा पहले इसका बांडा बोर्ड दिया था, आश्कार किया था, सब कुछ पूरा प्रोग्राम इसका आवाम के सामने पेश किया था, जो आजकल सच साबित हो रहा है। लिहाजा उसकी मद्देनज़र उसको रख कर आज मरकज़ी हुकूमत ने ये भी कर दिया है कि एयरवाई को बंद कर दिया गया है। और एक उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि आवाम सच से महरूम हो और साथ में पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले ज़्यादा हो जाएं। ये इन लोगों का वाहिद मकसद है। बाकी इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल मज़ीद नई ख़बरों के साथ आप लोगों के सामने पेश होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।